ऑप्टिकल आइसोमर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो समझते हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे समझते हैं, फिर थ्योरेटिकल समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली क्या कहता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड देखेंगे, ये एक सिंपल लाइट है। यह एक सिंपल लाइट है। तो इस सिंपल लाइट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, अनडायरेक्शनल लाइट है। यह एक अनडायरेक्शन, जैसे ये ट्यूबलाइट है, तो इस ट्यूबलाइट का, इसका लाइट का क्या है, हर डायरेक्शन में है ना, मेरे आपके और सबके और चारों तरफ से है। तो यही एक सिंपल लाइट है। यदि इस सिंपल लाइट को हम किसी निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे तो प्रिज्म का टेंडेंसी है मीडियम को बदल देना। निकोल प्रिज्म, यह है निकोल प्रिज्म। तो ये सिंपल लाइट एक अनडायरेक्शनल लाइट जैसे प्रिज्म से पास होगा तो यह एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यह एक डायरेक्शन में आ गया, ये अभी वाई डायरेक्शन दिख रहा, तो डायरेक्शन में जैसे आएगा तो इसको डायरेक्शनल लाइट भी बोल सकते हैं। और एक प्लेन में आ गया तो कहते हैं कि लाइट जो अनडायरेक्शनल था डायरेक्शन बदला, तो अब एक यूनी डायरेक्शनल हुआ। ये यूनी डायरेक्शनल जैसे होगा तो लाइट क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में से पीपीएल बोलते हैं। तो एक सिंपल लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन करता है। अब यदि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि किसी पोलैरीमीटर के थ्रू पास करवाया जाए, ये पोलैरीमीटर है, तो पोलैरीमीटर के थ्रू जैसे पास करेगा तो अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है या तो एज इट इज जैसा है वैसा के वैसा निकल सकता है, या अपना एंगल चेंज कर सकता है, या तो रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। यदि जैसा है वैसे निकल गया, देखिए ये तीन कंडीशन यहाँ से बन सकता है। पहला है नो डिफ्लेक्शन, लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, जैसा था वैसे ही पास कर गया, नो डिफ्लेक्शन। एंड दूसरी कंडीशंस है कि लाइट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पोलैरीमीटर के थ्रू पास करवाने के बाद लाइट एज इट इज जैसा है वैसे ही निकल जाए, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और जैसे लाइट के एंगल चेंज होगा तो लाइट क्या करेगा, अब ये डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज को लीबो रोटेटरी। लीबो रोटेटरी। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इस पोलैरीमीटर के थ्रू पास हुआ तो जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जिस प्रकार यदि आप एक विंडो ग्लास में देखिए ट्रांसपेरेंट टाइप है, तो आप जो बाहर से देखेंगे तो अंदर का भी जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा, मतलब कि आप उसमें कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। लेकिन आप किसी मिरर के सामने जाएंगे तो क्या होगा, आप अपना शक्ल देखेंगे, किसी और का तो नहीं देखेंगे, अपना ही शक्ल देखते हैं। तो वहाँ क्या हो गया, मिरर में पीछे प्लेटिंग क्या हो रहता है, उस प्लेटिंग की वजह से आप अपना शक्ल देखते हैं, मतलब आपका क्या हो गया,
एंगल वहाँ डिफर कर रहा है ना, जैसा था 180 डिग्री पर आप देख रहे हैं अपने आप को। यदि आप इस तरीके से देखेंगे तो उसमें भी उतने ही एंगल से दिखेगा। मतलब आप जिस तरीके से रोटेट करके मिरर के सामने आएंगे वह उसी टाइप का उसमें रोटेशन दिखेगा। तो ऑप्टिकली यहाँ एक्टिव कौन होगा? सबसे बड़ी बात है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन। जब लाइट में कोई डेविएशन ही नहीं हो तो लाइट एज इट इज पास करेगा, तो उसमें कोई नया ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, और जब कोई नया ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसमें तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। अब दूसरा बच्चा रोटेट करेगा तो एंगल चेंज करेगा, तो इस कंडीशन में ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी को शॉर्ट में डी लिखते हैं या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, लीवो को कैपिटल एल या माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी होना चाहिए, डी या एल होना चाहिए, न कि वो कोई डिफ्लेक्शन। यदि इस प्लेन पोलराइज लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, जैसे डिफ्लेक्ट करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वहाँ ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि वो चेंज हुआ तो ऑप्टिकल ऑब्जर्व करेगा, वहाँ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। राम स्टार्ट है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। थ्योरेटिकल में समझते हैं कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को बताएंगे। इसमें सबसे पहले है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? तो यहाँ sp3 कार्बन जो है, जितने भी sp3 कार्बन है उसी के बारे में बात करेंगे। तो sp3 कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। The sp3 carbon having different valency. तो यहाँ जुड़ने वाले एटम एंड मॉलिक्यूल डिफरेंट होनी चाहिए, ए बी सी और डी। इस कार्बन से चारों का चारों डिफरेंट है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कायरल। ए बी सी डी सबका सब डिफरेंट, दो सिमिलर नहीं होना चाहिए, तीन सिमिलर, चारों का चारों सिमिलर नहीं। बोल रहा हूँ कि सबका सब डिफरेंट होनी चाहिए, तभी कायरल बोलेंगे। ये कार्बन कायरल है। अब देखिए यहाँ समझते हैं, ये CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। यदि आप इसको गौर से देखें स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब देखो ये कार्बन एक डबल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। तो ये कार्बन कैसा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ देखो ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन दो हाइड्रोजन, एक इधर सिंगल एक इधर सिंगल, तो टोटल 4 है। ये भी कार्बन sp3 है। तो sp2 के बारे में तो बात ही नहीं करना है, ये तो इसको ऐसे ही भूल जाओ। ये कार्बन sp3 है, इसके बारे में बात करूंगा और इसके बारे में बात करूंगा। नीचे जो लिखा हूं इन दो, इसके और इसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ देखो इस कार्बन से जुड़ने वाले सभी क्या होना चाहिए? एटम एंड मॉलिक्यूल डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, एक CHO जुड़ा हुआ है, ये CHO जुड़ा हुआ है, तीसरा H जुड़ा है एंड फोर्थ CH2OH जुड़ा है। तो इस कार्बन से जुड़ने वाले सारे एटम एंड मॉलिक्यूल
डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल हो गया। और यहां आते हैं तो एक OH एक इतना बड़ा ग्रुप, 2 डिफरेंट, लेकिन इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, इसलिए इस कार्बन को हम कायरल नहीं बोलेंगे, ये एक कायरल होगा। तो कायरलिट, अभी तो कायरल की बात चल रहा है, तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन सिमिलर, तो ये कायरल नहीं होगा। तो इस कंपाउंड में ओनली 1 कायरल कार्बन। यहाँ देखते हैं, CH2OH, OH, OH, H, OH, CHO, H, OH, H, H। गौर से देखेंगे तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अब देखिए ये तो CHO है, जैसे यहाँ था CHO, ये तो sp2 था, ये तो ऐसे ही गायब हो गया। अब यहाँ आओ तो इस कार्बन को देखो, इससे क्या जुड़ा है, एक OH, एक H, एक CHO और कि नीचे इतना बड़ा ग्रुप, तो इससे जुड़ने वाले सारे एटम एंड मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो एक ये कायरल निकला। यहाँ आते हैं इस कार्बन पर, तो यहाँ एक OH, एक H, ऊपर 2 कार्बन, नीचे 1 2 3 कार्बन, मतलब डिफरेंट है, तो ये भी कायरल है। यहाँ देखिए तो एक OH, एक H, नीचे 2 कार्बन, ऊपर 1 2 3 कार्बन, तो ये भी डिफरेंट हो गया, यहाँ भी कायरल है। यहाँ देखेंगे तो OH, H, नीचे 1 कार्बन, ऊपर 4 कार्बन, तो ये भी कार्बन कायरल है। तो और यहाँ देखिए इस पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर, एक OH, एक इतना बड़ा ग्रुप, तो इस लास्ट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर होने की वजह से ये कायरल नहीं होगा। तो इस कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 4। तो यही चारों है जिसको मैं एरो से दिखाया हूँ, एरो को हटा दे रहा हूँ अब। तो बीच में जो है स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के लिए OI 2n, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यदि आप इसमें 2⁴ पुट करो तो ये 16 स्ट्रक्चर, ये C6H12O6 का 16 स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं जिसका नाम ग्लूकोज है, और 15 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। आप इसी HOH को आप चेंज करेंगे, आप नया नया स्ट्रक्चर आप पाएंगे। तो टोटल 16 आइसोमर है, जिसमें से एक आइसोमर का नेम मुझे याद है, उसका नाम है ग्लूकोज, और भी है, मैनोज है, वो सब भी है। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढना है, तो गौर से देखेंगे इस कार्बन पर, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों का तीनों सिमिलर, ये तो नहीं हुआ कायरल। यहाँ तो देखो एक H है, एक Br है, एक मिथाइल है, एक इतना बड़ा ग्रुप है, तो इससे जुड़ने वाले सब का सब डिफरेंट हो गया, और सबका सब डिफरेंट हो गया, तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए, ये भी कायरल है। यहाँ आओ, ये भी कायरल नहीं होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन सिमिलर है। यहाँ देखो एक H, एक Br, एक CH3, एक इतना बड़ा ग्रुप, तो ये जहाँ सबका सब डिफरेंट है, तो ये भी एक कार्बन कायरल है।